हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु दमीजा और हम देख रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजिक्स का पार्ट है, हम वो फिजिक्स का पार्ट देख रहे हैं। इसका पहला वाला लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक्स देखे थे कि व्हाट आर करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने जानी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। वो बेसिक से आपको पूरा क्लियर होगा कि कैसे क्या क्या होता है, क्या करंट क्यों फ्लो करता है, या बाकी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रीजन होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ये आई बटन आएंगे, इन पे क्लिक करिएगा तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने वो सारी चीजें देखी थी, बेसिक्स पार्ट देखा था। लेक्चर नंबर 2 जो है वो पूरा बेस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पर या सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स पर। हम रजिस्टर्स को अलग अलग टाइप से अगर कनेक्ट कर देते, व्हाट आर रजिस्टर्स, ये भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके, फिर भी थोड़ा देख लेंगे। तो अगर हम अलग अलग टाइप से अगर कनेक्ट कर देते तो क्या क्या सिचुएशन बनेगी, कहाँ पे एडवांटेजेस होगा, कहाँ पे डिसएडवांटेजेस होगा, या कैसे कैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैसे चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो यही हमें सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स से। सबसे पहला वाला जो हमारा रहेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले उसको जानेंगे, फिर भी हम पहले से थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या था, व्हाट आर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो कि फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को या करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। और टू यूज दिस वी यूज रेजिस्टर्स। अब अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि मेरे को करंट को ज्यादा नहीं चाहिए, करंट को मुझे कम चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, डिवाइस में रेजिस्टर्स को अप्लाई कर दूंगा या रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दूंगा, जिससे कि ज्यादा करंट ना जाए उस डिवाइस पे जिस पे मुझे भेजना है। ठीक है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जा सकता है। तो रेजिस्टर्स आपने देख लिया, रेजिस्टेंस देख लिया, तो यही सारी चीजें होती है। ओम्स लॉ का थोड़ा सा एप्लीकेशन इसमें यूज होगा। तो ओम्स लॉ के एप्लीकेशन वही फिर से बोलूंगा कि ओम्स लॉ को अगर आपको नहीं पता हो तो जाइएगा, जाके प्रीवियस वाले वीडियो देख लीजिएगा या फिर सर्च मार दीजिएगा, सर्च डाल दीजिएगा कौन सा टॉपिक आपका, इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 1 बाय हिमांशु दमीजा, ऐसे डाल दीजिएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट आर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसा है, पहले थोड़ा सा बाई डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। सीरीज कॉम्बिनेशन when two or more resistors are connected end to end, जब दो या उससे ज्यादा रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाता है। दो या फिर उससे ज्यादा रेजिस्टर्स को एंड टू एंड, मतलब एक का एंड फिर दूसरे का स्टार्टिंग, एक का एंड दूसरे का स्टार्टिंग, एक का एंड दूसरे का स्टार्टिंग, इस तरीके से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं एक, दो या उससे ज्यादा रेजिस्टर्स को, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी में तो कुछ एक एक्टिविटीज दी हुई है कि इस तरह की एक्टिविटीज करिए और आपको कुछ कुछ चीजें मिल जाएंगी। प्रैक्टिकली ये चीज देखी गई है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, किसी भी सीरीज के फॉर्म में, सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जब लगाया जाता है इस चीज को, रेजिस्टर्स को लगाया जाता है, तो कुछ कुछ चीजें देखने को मिलती है। क्या, पहले हम वो चीज देख लेते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर आपने यहाँ पे बैटरी अप्लाई करी या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है बैटरी या फिर सेल। सिंगल कनेक्ट करा तो सेल होगा, मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट करा तो वो बैटरी कही जाती है। तो जब आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके कारण कुछ करंट इसमें से रिलीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक करंट को रिलीज करेगा, करंट को फ्लो कराएगा, ये से बोलिए, करंट को फ्लो कराएगा। करंट जब फ्लो होगा तो करंट जाएगा इन रेजिस्टर्स में। तो ऐसा देखा गया, प्रैक्टिकली ये चीज देखी गई कि जितना करंट पहले वाले रजिस्टर के पास जाता है उतना ही करंट दूसरे वाले रजिस्टर के पास जाता है, उतना ही करंट तीसरे वाले रजिस्टर के पास जाता है। मतलब करंट जो रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में इज सेम फॉर ऑल द रजिस्टर्स। ऑल रजिस्टर्स में जो करंट रहता है वो सेम जाता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये खास बात कि करंट जो है तीनों ही रजिस्टर्स में, जैसे हमने तीन रजिस्टर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो तीनों रजिस्टर्स के पास जो करंट जाएगा वो इक्वल जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट रहेगा वो इक्वल रहेगा। ये चीज देखी गई। और इट आल्सो बीन सीड प्रैक्टिकली, एक और चीज देखी गई कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तीनों ही रेजिस्टर्स का,
तीनों ही रेजिस्टर्स के अक्रॉस, ऐसा बोलिए कि तीनों ही रेजिस्टर्स के अक्रॉस, रेजिस्टर्स के अक्रॉस मतलब ये जैसे ये रेजिस्टर है तो इसके अक्रॉस, इसके दोनों एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तीनों ही रेजिस्टर्स के अक्रॉस, अगर तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, अगर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा देखा गया कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, और उन तीनों का जो सम होता है, ऐसा देखा गया कि जो V या V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों का जो सम होता है इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। इनके एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही इसके बराबर होता है, मतलब तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड के अक्रॉस हमने कितना बोल दिया, V के ही बराबर। जितना की बैटरी प्रोवाइड कर रही है, जितना की पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी दे रही है या सेल दे रहा है, उतना ही हमने बोल दिया किन दोनों पॉइंट्स के बीच का, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। ये हमने बोल दिया कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जितना बैटरी प्रोवाइड कर रही है उतना ही। क्या ये सही है ऐसा कुछ? एक्चुअल में तो ये चीज नहीं होती है, पर हम अज्यूम करके चलते। हम जितने भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जितने भी डेरिवेशंस वगैरह जो भी चीज देखेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर वायर कनेक्टेड है तो वायर पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं लेकर आ रहा, पोटेंशियल में कुछ कमी नहीं दे रहा। वायर जो है वो रेजिस्टेंस लेस है कि इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल में कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 5 है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट जो है वो क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये दोनों ग्रीन एंड्स के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू भी 5 वोल्ट के बराबर ही रहेगी। मतलब पोटेंशियल में कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। ड्रॉप कहां पे देखने को मिलेगा, जहां पे रेजिस्टेंस अप्लाई हो गया वहां पे कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। मान लीजिए 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस या पोटेंशियल में ड्रॉप होता है वो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ऐसा हम मान के चलेंगे कि प्लेन वायर में कोई भी रेजिस्टेंस का ड्रॉप नहीं होगा। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को करेंगे, वो सब जाने दीजिए। हमारा मेन मोटिव क्या है, मेन जो पर्पस है वो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इनके अक्रॉस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर, वो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के। तो चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन कर लें। छोटा सा डेरिवेशन करें तो देखिएगा, अब बाई ओम्स लॉ, अगर ओम्स के लॉ के हिसाब से, बाई ओम्स लॉ अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस या इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू निकालना चाहूं, मान लिया कि करंट जो निकल रहा है यहां से आई निकल रहा है, तो आई ही करंट सभी के पास जाएगा, सभी के पास आई करंट ही जाएगा। तो अगर मैं R1 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस या V1 की वैल्यू जो कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू अगर फाइंड करना चाहूं, तो बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए करंट जो रेजिस्टेंस 1 में जा रहा है वो कितना जा रहा है, I जा रहा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1, मतलब V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R1 के बराबर। सिमिलरली V2 की वैल्यू कितनी होगी, देखिएगा V2 का इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है R2 के अक्रॉस। अब R2 में करंट कितना जा रहा है, अगर इसके पास आई गया तो हमने बाई डेफिनेशन या बाई प्रैक्टिकल ये चीज बोली है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके अक्रॉस जो करंट जाता है वो बिल्कुल सेम जाता है। तो मतलब इसके पास भी करंट आई जाएगा और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R2, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी IR2, और सिमिलरली इसी तरीके से V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू I इंटू R3, क्योंकि V3 के अक्रॉस या R3 के अक्रॉस जो करंट जाएगा वो भी I जाएगा, और उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R3 के बराबर। तो ये इसके बराबर है। तो हमारे पास V1, V2, V3 और ये की वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए अगर मैं ये तीनों रेजिस्टेंस को हटा के इनके कारण इन तीनों की जगह एक ऐसा रेजिस्टर लगाऊं जो कि इसी V वोल्टेज पे I करंट निकालता है, इसी V वोल्टेज पे अगर I करंट निकालता है, तो ऐसे रेजिस्टर को फिर बोला जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कहेगा, इन तीनों का ऐसा एक ऐसा इक्विवेलेंट जो कि उतना ही करंट निकालेगा बैटरी में से जितना कि ये तीनों मिलकर निकाल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये तीनों के मिलकर जितना करंट निकाल रहे हैं उतना ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट निकाल रहा है उतनी ही बैटरी से।
अगर ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से अगर ये आई करंट निकाल रहा है तो ये सिंगल रजिस्टर भी क्या करेगा, आई करंट ही निकालेगा। तो अगर एक इफेक्टिव रजिस्टर लगा दिया जाए तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू बाई ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे, करंट कितना निकाल रहा है I, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R के बराबर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखिए क्या होगा, V इज इक्वल टू रखेंगे हम I इंटू R, और कुछ बोल देते R इफेक्टिव बोल देते, R इफेक्टिव या R इक्विवेलेंट ऐसे बोल दीजिए, I इंटू R इफेक्टिव, दिस इज इक्वल टू V1 कितना है, V1 की वैल्यू रखेंगे, दिस इज I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 के बराबर। I को कॉमन लिया जाए, I इंटू R इफेक्टिव, दिस इज इक्वल टू I कॉमन लेंगे तो दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होगा ना। ये I से ये I कैंसिल, मतलब R इफेक्टिव की जो वैल्यू रहेगी या इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, अगर हम इन तीनों रेजिस्टर की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस निकालें, एक सिंगल रेजिस्टर अप्लाई करें जो कि उतना ही करंट बैटरी में से निकाले जितना कि ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू होगी वो इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो लगाएंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर। तो इसी के कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंस या डिसएडवांटेज वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन के। सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। वो तो हमने देखा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती थी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। वही हमने वैल्यूज निकाली थी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इसके बराबर होता है, सम ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये एक अलग चीज है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहेगी वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से ज्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 6 ओम। 6 जो रहेगा ये 1 से भी बड़ा रहेगा, 2 से भी बड़ा रहेगा, 3 से भी बड़ा रहेगा। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहेगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से सबसे ज्यादा रहेगी, इन तीनों से ही ज्यादा रहेगी। और भी रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर दिया तो अगर जैसे 10 ओम का भी कनेक्ट कर दिया तो फिर 16 हो जाएगा, तो 16 इज ग्रेटर देन 10, है ना। तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रहती है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और देखिए करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, वो तो पता ही है, करंट जो रहता है हर रजिस्टर के अक्रॉस कैसा रहता है, सेम रहता है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, तो उसी के बेसिस पे हमने डेरिवेशन करा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है हर रजिस्टर के अक्रॉस वो कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है, अलग अलग रहता है। अगर रजिस्टर की वैल्यू सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तब जरूर है कि V1 V2 के बराबर हो जाएगा, है ना। अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है। हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके डिसएडवांटेज भी देखेंगे, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्यों ये यूज नहीं किया जाता। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल देख लेते हैं। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm are connected in series with a 12 volt power supply. 3 रेजिस्टर्स एक डायग्राम में बना लेते हैं। कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ इन सीरीज कनेक्टेड है ना। तो एक की वैल्यू है 5 ओम, एक की वैल्यू है 10 ओम और एक की वैल्यू है 15 ओम। इसको हमने कनेक्ट कर दिया कितने वोल्ट पावर सप्लाई से, इस कनेक्टेड विद 12 वोल्ट पावर सप्लाई, 12 वोल्ट पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया। तो इनकी वैल्यूज बोल देते, मान लेते हैं कि R1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास 5 ओम, R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 10 ओम, और R3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 15 ओम के बराबर। और V की जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी दिस इज इक्वल टू 12 वोल्ट के बराबर। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। कंबाइंड रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट एंड इन ईच रजिस्टर, करंट जो कि सर्किट में फ्लो करेगा या फिर हर रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा वो निकालना है।
तो एक कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, एक करंट निकालना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, और ईच रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो निकालना है। वेरी सिंपल, कर लेते हैं। जो पहला वाला पार्ट है कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो उसको आर इक्विवेलेंट बोल देते हैं। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता क्या है, क्योंकि तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस which is equal to sum of individual resistance R1 plus R2 R plus R3, वैल्यूज निकाल लीजिए। तो R equivalent is equal to कितना आ जाएगा, 5 plus 10 plus 15 which is equal to how much, तो R equivalent आपके पास आ जाएगा कितना, 30 ओम के बराबर। तो R equivalent आपके पास आ जाएगा 30 ओम के बराबर। अब हम करंट देखिए कि करंट कितना निकलेगा। तो देखिए I is equal to कितना होता है, I is equal to होता है V divided by R, इसके बराबर होता है। अब यहां पे R कौन सा यूज होगा, R1 R2 R3 की R इक्विवेलेंट। यहां पे R जो यूज होगा वो R इक्विवेलेंट यूज होगा, कि अगर हम इन तीनों को हटा के क्या कर देते, एक सिंगल रेजिस्टर को कनेक्ट कर देते, तो वो कितना करंट निकालता, वो भी उतना ही करंट निकालता जितना ये तीनों निकालेंगे। उसी बेसिस पे हमने डेरिवेशन करा था। मतलब करंट जो निकालेगा वो कौन निकालेगा, ये तीनों मिलकर कितना करंट निकालेंगे, उसी के बराबर जितना वो एक अकेला कनेक्ट होता। तो एक अकेले की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू 30 ओम, तो V डिवाइडेड बाई 30, और V कितना था, V इज 12 डिवाइडेड बाई 30 के बराबर। तो जब भी करंट निकालना होगा, करंट कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करंट निकालने के जो यूज होगा वो हमेशा इफेक्टिव रेजिस्टेंस यूज होगा, कि बैटरी से कितना ड्रॉ करेगा, जो भी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही क्या करेगा, करंट को ड्रॉ करेगा। तीनों मिलकर ही ड्रॉ करेंगे। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काट देते हैं, 6 2 12 6 5 30, दिस इज इक्वल टू 2/5 एम्पियर के बराबर। तो करंट ये वो करंट होगा जो कि बैटरी से निकलेगा, और हर रेजिस्टर में यही करंट फ्लो होगा विच इज इक्वल टू 2/5 एम्पियर के बराबर। चलिए ठीक है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जैसे इसके अक्रॉस अगर हम V1 बोले, इसके अक्रॉस अगर V2 बोले, और इसके अक्रॉस अगर हम V3 बोले, तो V1 V2 और V3 की वैल्यू कितनी रहेगी। वेरी सिंपल, V1 की वैल्यू निकालें। देखिए तो जैसे हमने डेरिवेशन करा था वैसे हम V1 की वैल्यू निकालेंगे। V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट तो I जा रहा है, इंटू इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है पहले वाले का, क्योंकि V1 हमने माना है R1 के अक्रॉस, तो इसका रेजिस्टेंस यूज हो, इसी का रेजिस्टेंस यूज होगा। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I तो है आपके पास 2/5, और इंटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इज 5, 5 से 5 गया तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट के बराबर। सिमिलरली अगर मेरे को V2 की वैल्यू निकालनी है, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू I, करंट कितना जा रहा है V2 R2 में I जा रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है इसका R2 के बराबर। तो बस V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू हाउ मच इज R2, दिस इज 10, तो 5 2 जा 10, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 + 2 दैट इज 4, 2 2 जा 4 वोल्ट के बराबर। और लास्ट हम V3 फाइंड करें तो V3 इज इक्वल टू कितना होगा, समझ ही गए होंगे, I इंटू R3 के बराबर। वैल्यूज पुट करिए, V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/5 इंटू R3, R3 इज 15, तो 3 5 जा 15, तो कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ 5 3 जा 15 सॉरी, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 वोल्ट के बराबर। तो ये V1 V2 V3 एक एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और एक और खास बात देखिए, अगर V1 + V2 + V3 करेंगे तो किसके बराबर हो रहा है, 12 वोल्ट के बराबर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इंडिविजुअल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जनरली बैटरी या फिर इस पॉइंट के अक्रॉस, इस तरीके से निकालते हैं। चलिए कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब डिसएडवांटेज देखें सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ डिसएडवांटेज है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को ज्यादा यूज नहीं किया जाता। कैसे कैसे डिसएडवांटेज है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल द सर्किल विल ब्रेक एंड नो कंपोनेंट विल वर्क। देखिए क्या बोल रही है, अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये तीन रेजिस्टर्स को हमने इन सीरीज कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए कि कोई भी एक कंपोनेंट अगर फेल हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये वाला कंपोनेंट फेल हो गया। अब कंपोनेंट फेल हो गया तो कंपोनेंट फेल होने के कारण क्या होगा, ये ब्रेक हो गया, मान लीजिए खराब हो गया, टूट गया,
अब फेल होने के कारण क्या होगा, अब करंट को जाने के आगे का रास्ता जो है वो एक ही लाइन है, एक ही। अब ये फेल हो गया या ब्रेक हो गया तो इसके कारण अब करंट आगे तो जा नहीं पाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा तो दूसरे कंपोनेंट्स भी जो होंगे वो वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको करंट नहीं मिलेगा तो दूसरे कंपोनेंट अपना काम करना छोड़ देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो फिर आगे वाले कंपोनेंट भी वर्क नहीं कर पाते। और एक और देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट टू डिवाइसेस। हाँ, इससे एक और चीज याद आई, आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में, काफी पहले, अगर आपके घर में दिवाली के टाइम पे अगर सर्किट्स यूज होती हैं, सर्किट्स लगाते हैं ना हम घर पे, है ना, सीरीज भी बोलते हैं उसको, सर्किट्स लगाते हैं। तो आजकल तो चाइनीज सर्किट्स का ज्यादा यूज हो रहा है ना। पहले क्या होता था, पहले वो बल्ब वाली सीरीज लगी रहती थी, सर्किट जो होती थी उसमें बल्ब वाले कनेक्शन लगे रहते थे। मतलब ऐसा रहता था वायर, उसमें यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है, फिर उसके बगल में एक बल्ब, 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 ऐसा लगा रहता था। ये ऐसे बल्ब लगा दी जाते थे। अब क्या होता था कि अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता था, अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता था तो ये आगे वाले सारे काम करना बंद कर देते। तो उसको नाम से भी सीरीज ही बोला जाता था, सीरीज बोलते थे। सर्किट वैसे जनरली हम सर्किट बोलते हैं, है ना, देसी भाषा में, और उसको सीरीज बोला जाता था। उसमें यही होता था, फिर चेक करते रहते कि कौन सा बल्ब फ्यूज है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो एक भी बल्ब अगर फ्यूज हो जाता था तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता, कनेक्शन ब्रेक होने के कारण आगे वाले जो बल्ब रहते थे वो ग्लो करना बंद हो जाते थे। तो आजकल तो कुछ दूसरा सिस्टम आने लगा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरे कॉम्बिनेशन आने लगे हैं, तो वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन पहले ऐसा होता था कि एक भी बल्ब अगर काम करना बंद करते तो आगे के बल्ब काम नहीं करते थे। तो अगर एक भी डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया तो आगे वाले डिवाइस काम ही नहीं कर पाएंगे, अगर अच्छे होंगे तो भी काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? करंट ही नहीं जा पा रहा उनके पास, तो कैसे काम करेंगे, करंट ही नहीं जा पा रहा। दूसरा वाला देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट टू डिवाइसेस बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है? जैसे कि एग्जांपल एक लेकर चलिए, जैसे मान लीजिए फ्रिज को जो करंट की वैल्यू चाहिए होती है और मोबाइल के चार्जर को, दोनों को मान लीजिए करंट की वैल्यू कुछ अलग अलग चाहिए। फ्रिज को कुछ और करंट चाहिए, मान लीजिए 5 एम्पियर चाहिए, और चार्जर को 1 एम्पियर चाहिए, फॉर एग्जांपल, बस ऐसे एग्जांपल। अगर फ्रिज को 5 एम्पियर करंट चाहिए और चार्जर को 1 एम्पियर करंट चाहिए, तो आप दोनों डिवाइसेस को एक ही लाइन में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये आपके पास फ्रिज और ये आपके पास चार्जर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि जो करंट पहले वाले के पास जाता है उतना ही करंट दूसरे वाले के पास जाता है। अब दोनों के पास करंट अगर सेम जाएगा तो एक के पास अगर 5 एम्पियर चला गया तो दूसरे के पास भी 5 एम्पियर जाएगा, तो दूसरे उसको तो 5 एम्पियर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए दो डिवाइसेस को क्या होता है कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट नहीं कर सकते। टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए एक दूसरा कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है जिसका नाम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए उसको देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारा जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? जब रेजिस्टर्स को हम पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। पैरेलल समझते होंगे, रेलवे लाइन जैसी। जब हम पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टर्स को, दो या उससे ज्यादा रेजिस्टर्स को, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। When two or more resistors are connected simultaneously between 2 points, एक और डेफिनेशन, जब दो या उससे ज्यादा रेजिस्टर्स को दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर दिया जाए। अब दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, देखिए, एक मान लीजिए ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, हमने इन दोनों पॉइंट के बीच में ये वाला रजिस्टर भी कनेक्ट करा, ये वाला रजिस्टर भी कनेक्ट करा और ये वाला रजिस्टर भी कनेक्ट करा। मतलब एक रजिस्टर के दोनों एंड पॉइंट सेम चीज से कनेक्टेड है। ओ सॉरी मल्टीपल रेजिस्टर्स के जो एंड पॉइंट है वो सेम है, मल्टीपल रेजिस्टर्स के जो एंड पॉइंट है वो सेम है। लेफ्ट साइड वाला पॉइंट सेम है तीनों का, और राइट हैंड साइड वाला पॉइंट भी जो है वो सेम है। तो अगर तीनों रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट अगर सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब फिर से वही कि एनसीईआरटी में तो एक्टिविटी दी हुई है, पर प्रैक्टिकली ये चीज देखी गई है, या आप एक्टिविटी आपने करी हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इन तीनों के अक्रॉस जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है, इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है, इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वो किसके बराबर रहेगा?
इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो जो सेम पॉइंट से वो कनेक्टेड है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही दोनों सेम पॉइंट्स के बीच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये दोनों ग्रीन वाले पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तीनों रेजिस्टर्स का सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और ये वाली बात हमने पिछली बार भी नोटिस करी थी या कही थी कि अगर बैटरी अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कर रही है तो यहां से यहां तक कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, तो अगर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना रहेगा, v के ही बराबर। तो तीनों ही रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो v के बराबर ही रहेगा। अब मान लीजिए तीनों को हटा के मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाता हूं, एक ऐसा रेजिस्टर लगाता हूं, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगा देता हूं जो कि उतना ही करंट निकालता है जितना कि तीनों रेजिस्टर पैरेलली कनेक्ट होकर निकालते। मैंने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगा दिया उसी बैटरी के अक्रॉस, उतनी ही बैटरी के अक्रॉस जो कि बैटरी से उतना ही करंट निकाल रहे हैं जितना कि तीनों रेजिस्टर पैरेलली कनेक्ट अक्रॉस होके बैटरी से करंट निकाल रहे थे। तो फिर अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगाता हूं तो ये मान लीजिए कि आई करंट इसमें से निकालता है, आई करंट बैटरी से निकलता है। अब आई करंट निकलता है तो आई करंट यहां जाने के बाद अब इसके पास तीन रास्ते हो जाएंगे। तीन रास्ते हो जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि तीनों में आई आई चला जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो करंट यहाँ पे क्या हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। एक के पास करंट जाएगा, दूसरे के पास कुछ करंट जाएगा और तीसरे के पास कुछ अलग करंट जाएगा। मतलब तीनों ही रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट जाएगा वो इस बार डिफरेंट जाएगा, करंट अलग अलग जाएगा। फिर वापस वो यहाँ पर आके फिर से मिल जाएगा और बैटरी में वापस करंट आई वापस वैसे ही फ्लो करेगा। तो मतलब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। किस तरीके से, I इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तो हम वैसे भी बोल सकते हैं ना कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, क्योंकि I से ही तीनों बने और वापस तीनों मिलके I1 I2 I3 मिलके क्या बन गए, यहाँ से I1 आया होगा, यहाँ से I2 आया होगा, यहाँ से I3 आया होगा। तो ये तीनों वापस मिलके क्या बना दिया, तीनों ने वापस मिलके I बना दिया। तो आप बोल सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इसके बराबर। अब बाई ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ को यहां पे देखूं ओम्स लॉ के हिसाब से, तो देखिए I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 I इज इक्वल टू कितना होता है, V डिवाइडेड बाई R। पोटेंशियल डिफरेंस जो I1 जो गया वो R1 वाले रजिस्टर के अक्रॉस गया, R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V के बराबर। रेजिस्टेंस कितना है, R1 के बराबर। मतलब I की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइडेड बाई R1, सॉरी I1 की वैल्यू। I2 की वैल्यू कितनी होगी, दूसरे वाले के अक्रॉस सेकंड वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो भी V, क्योंकि दोनों का एंड पॉइंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R2, मतलब I2 की वैल्यू होगी V डिवाइडेड बाई R2। इसी तरह I3 की वैल्यू कितनी होगी, I3 हो जाएगी V डिवाइडेड बाई R3। और इन तीनों की जगह अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता तो ये कितना करंट निकालता, I करंट निकालता। तो मतलब I की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, यही होगी ना, R इक्विवेलेंट के बराबर। वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1, ये हमने I1 की वैल्यू रखी, प्लस V डिवाइडेड बाई R2 और प्लस V डिवाइडेड बाई R3 के बराबर। तीनों में से V को कॉमन ले लेते हैं, मतलब ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, V को कॉमन लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर। तो ये V से ये V गया, मतलब ये जो आ जाता है आपके पास 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो आ जाता है विच इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर। ये आपके पास आ जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर। तो इस तरीके से हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखा। याद रखने वाली चीज क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो सेम रहता है।
और इसके अलावा जो रजिस्टर्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है? क्योंकि उनके दोनों एंड पॉइंट सेम चीजों से कनेक्टेड रहते हैं, सेम पॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं हर रजिस्टर के। और करंट जो होता है इसमें डिवाइड होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कुछ एक चीजें। तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन तो समझ लिया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या होते हैं। The reciprocal of equivalent resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistance। यही तो हमने प्रूव करा था। हमने प्रूव क्या करा था कि reciprocal of equivalent resistance R equivalent is equal to sum of reciprocal of individual resistance। वही चीज, यही चीज हमने प्रूव करी थी। वहां 3 थे तो R3 भी लिख दिया था, बाकी यही चीज तो हमने प्रूव करी थी, तो इसमें क्या। चलिए ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर। ये एक बड़ी चीज। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो भी वैल्यू हो इससे हमेशा कम होगी। मिनिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो भी होगा उससे भी कम वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 2 ओम से कम ही होगा, 2 ओम से ज्यादा नहीं होगा। मतलब जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी रेजिस्टेंस क्या रहेगा, उससे भी रेजिस्टेंस कम ही रहेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट ज्यादा मिलता है, ऑब्स्टेकल कम हो जाता है तो ये एडवांटेजेस कंडीशन हो जाती है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम रहता है। ये तो हमने देख ही लिया था उसके सर्किट में कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके अलावा जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन का बड़ा मिस्टेक क्या था कि अगर एक भी कंपोनेंट काम करना बंद कर दे, एक भी कंपोनेंट ने अगर काम करना बंद कर दिया तो करंट आगे नहीं जाएगा। करंट आगे नहीं जाएगा तो फिर सर्किट वेस्ट हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर किसी एक कंपोनेंट ने काम करना बंद कर दिया, किसी एक कंपोनेंट ने अगर काम करना बंद कर दिया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लीजिए इस वाले ने कंपोनेंट ने काम करना बंद कर दिया, तो ये दोनों तो तब भी वर्क करेंगे क्योंकि करंट जो आ रहा होगा वो इनके पास चला जाएगा। अगर एक ने काम करना बंद कर दिया लेकिन बाकी के दो फिर भी वर्क करते रहेंगे, तो ये एडवांटेजेस कंडीशन जो कह सकते हैं कि जो वो ड्रॉबैक था सीरीज कॉम्बिनेशन का, वहां ये यहाँ वहां पे जाके ओवरकम हो गया। पहला ड्रॉबैक तो ये था। और हमने देखा था वहां पे कि एक कंपोनेंट के पास जो करंट जा रहा है वही दूसरे कंपोनेंट के पास भी करंट जा रहा है। तो अगर किसी को ज्यादा करंट चाहिए और किसी को कम करंट चाहिए, तो लेकिन करंट तो दोनों के पास ही बराबर जा रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी कि हम दो कंपोनेंट्स को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते थे सीरीज में। लेकिन पैरेलल में क्या है, पैरेलल में देखिए अगर एक कंपोनेंट के पास ज्यादा करंट है दूसरे के पास कम हो ही जाएगा, तो आपको जितना करंट चाहिए वो उतना करंट भेज देगा। तो हमारे हाउस वगैरह में भी क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही यूज किया जाता है। समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि एडवांटेजेस सिचुएशन रहती है। जितने भी कनेक्शंस होते हैं घर वगैरह में, सारे कनेक्शंस घर के कहीं के भी जहां के भी कनेक्शंस होते हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन करे जाते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये कुछ खास बात है। चलिए कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे या न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, कितने 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल, जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट इन ए 220 वोल्ट लाइन। कि इसमें से जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस जो यूज होगा वो 220 वोल्ट लाइन पे। जब आप पैरेलली कई सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये पैरेलली जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसमें से बैटरी में से 5 एम्पियर जो है वो करंट निकलेगा, ये 220 वोल्ट की, और इसमें से करंट जो निकलेगा वो 5 एम्पियर निकलेगा। ये आपको बताना है कि कितने रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ तो हमने 4 को दिखा दिया, कितने रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे ये आपको बताना है। तो देखिए अप्रोच कैसे करेंगे। 5 एम्पियर करंट निकल रहा है 220 वोल्ट लाइन से, तो हम ये निकालेंगे कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना लगेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, आपको पता है कि बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू R। मतलब वैल्यूज पुट करें तो 220 इज इक्वल टू 5 इंटू R, या फिर R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। सॉल्व करें, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, दिस इज 44 ओम के बराबर। अभी 44 ओम क्या आया,
44 ओम एक ऐसी वैल्यू होगी कि अगर हमें 220 वोल्ट से 220 वोल्ट बैटरी में अगर 44 ओम का एक सिंगल रजिस्टर अगर कनेक्ट कर देता हूं, 44 ओम का सिंगल रजिस्टर अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं, कैसा, ये मैंने 220 वोल्ट बैटरी में एक 44 ओम का अगर रजिस्टर कनेक्ट कर देता हूं, 44 ओम इतना अगर रजिस्टर कनेक्ट कर देता हूं, तो करंट कितना निकालेगा, ये करंट निकालेगा 5 एम्पियर के बराबर। तो आपको बताना है कि मैं पैरेलली कितना कनेक्ट करूं कि क्या हो जाए कि आपके पास 5 एम्पियर करंट निकले 220 वोल्ट बैटरी से, कितने रेजिस्टर्स को कनेक्ट करें। तो हमने देखा था बाय डेरिवेशन, हमने जो चीज करी थी हमने यही कहा था कि ये सारे रजिस्टर मिलके कितना करंट निकालेंगे, इतना ही करंट निकालेंगे। मतलब ये सारे रजिस्टर को अगर मैं सिंगल रजिस्टर में अगर कन्वर्ट कर दूं, ये सारे रजिस्टर्स को अगर मैं सिंगल रजिस्टर में कनेक्ट कर दूं, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही करंट निकालेगा जितना कि ये सारे मिलकर निकालेंगे। मतलब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, ये सारे रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, 44 ओम के बराबर। तो ये हमारे पास जो 44 ओम आ रहा है, ये क्या आ रहा है, दिस कम्स आउट टू बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब आपको ये निकालना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ वो होंगे। तो अपन मान लेते हैं लेट n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कनेक्टेड है। एक तो पहली बात ये पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है तो पैरेलल के केस में फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/r होता है, दिस इज इक्वल टू 1/r। तो हर केस में कितना है 176 ओम, मतलब जो आपके पास वो है रजिस्टर है वो कितने ओम का है 176 ओम। तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि 1/r इज इक्वल टू 1/176 1/176 एंड प्लस ओन कब टू कहां तक, अप टू n तक। तो कितने रजिस्टर हम कनेक्ट कर रहे हैं, हम n रजिस्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं। और 1/r, ये r की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू 44 इज इक्वल टू, अगर मैं 2 को ऐड करता हूं तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अगर मैं 3 को ऐड करता हूं तो ये 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3/176। अगर मैं ऐसे ही n को अगर ऐड करता हूं, n रजिस्टर्स को अगर इस तरीके से ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा n/176 के बराबर। आया समझ में। अगर 2 को ऐड करेंगे तो देखिए ना, एलसीएम लेंगे 176, ऊपर क्या बचेगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। ऐसे 3 को कनेक्ट करेंगे तो ऊपर बचेगा 3, क्योंकि वैल्यू जो है वो सेम है तो सिंपली n अपॉन वो आ ही जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, नहीं तो n की वैल्यू निकालें, ये 176 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 176 डिवाइडेड बाय 44, दिस इज इक्वल टू कितना, हाउ मच, n। काट देते हैं, 11 से कर देते हैं, 11 4 जा 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 4 4 जा, मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने आ रहे हैं 4। तो हमने तुक्का जो लगाया था वो सही था, है ना। तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने कनेक्ट करने पड़ेंगे, 4 रजिस्टर्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे 220 वोल्ट बैटरी में पैरेलली। तो आपके पास 5 एम्पियर जो करंट है वो निकलेगा बैटरी में से। और एग्जांपल देख लेते ताकि और क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल देख लेते, दिया हुआ है अ सर्किट डायग्राम इज शोन, कैलकुलेट। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और हमें ये 3 चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पहले तो हम यही फाइंड कर लेते कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना रहेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपके पास 3 कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है रेजिस्टेंस की। एक को R1 बोल देते हैं, R1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 ओम के बराबर। R2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 ओम के बराबर। और R3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है आपको 10 ओम के बराबर, ये दिया हुआ है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, क्या होता है R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट या इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ऐसा क्यों लिखा, R1 + R2 + R3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है और पैरेलल के केस में क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल का सम, दिस इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 इज 1/2 + 1/5 + 1/10। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 2 5 10 का तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये आएगा 5 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 × 7 और 1 8 8/10 और काट दें
2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मतलब आर इक्विवेलेंट की जो आपके पास वैल्यू आएगी कैसे निकालेंगे? ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में ले जाइए, मतलब नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 5/4 ओम के बराबर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 5/4 ओम के बराबर, ये इतना निकल जाएगा। चलिए सेकंड वाला पार्ट देखिए इसका। सेकंड वाला पार्ट क्या दिया हुआ है? सेकंड वाला पार्ट द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट कैसे निकालेंगे? अब टोटल करंट कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल करंट किस तरीके से निकाला जाएगा। ये तीनों पैरेलल रजिस्टर, तीनों रजिस्टर जो पैरेलली कनेक्टेड है, ये तीनों मिलके जितना करंट निकालेंगे इस 10 वोल्ट की बैटरी से, उतना ही करंट निकालेगा कौन? अगर एक में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर एक रजिस्टर अगर कनेक्ट कर दूं, अगर मैं एक रजिस्टर कनेक्ट करता हूं जिसकी वैल्यू कितनी है? 5/4 ओम के बराबर, इसी 10 वोल्ट बैटरी से, इसी 10 वोल्ट बैटरी से, तो ये कितना करंट निकालेगा? जितना ये तीनों मिलके निकालेंगे। एक्चुअल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब वही होता है, ये तीनों इन एक साथ मिलकर जितना करंट निकालेंगे उतना ही ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मतलब करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू होता क्या है? आई इज इक्वल टू होता है वी डिवाइडेड बाई आर के बराबर। आर क्या? आर कौन सा? करंट कौन निकाल रहा है? करंट तीनों मिलकर निकाल रहे हैं, या फिर ये कहिए कि 5/4 एम्पियर का अकेला रेजिस्टेंस मिलकर निकाल रहा है, अकेला रेजिस्टेंस निकाल रहा है, विच इज इक्वल टू वी कितना? 10 डिवाइडेड बाई 5/4 के बराबर। ये ऊपर जाएगा, मतलब I इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2, मतलब I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू आ जाएगा 4 2 जा 8 एम्पियर के बराबर। मतलब कि तीनों मिलके कितना करंट निकाल रहे हैं? तीनों मिलके करंट निकाल रहे हैं 8 एम्पियर के बराबर। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड वाला पार्ट, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब करंट थ्रू ईच रजिस्टर देखिए कैसे निकालेंगे। हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो तो बराबर रहता है, ये हमने जाना, बराबर रहेगा, लेकिन रहेगा कितना? कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा? ये देखिए ये बैटरी कनेक्टेड है और यहां से लेके यहां तक क्या है? आपके पास कोई भी रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है। जब भी बैटरी के अक्रॉस कोई भी रजिस्टर कनेक्ट नहीं होता तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। पोटेंशियल का अगर ड्रॉप नहीं हो रहा मतलब इसके अक्रॉस ये बैटरी वायर जहां जहां कनेक्टेड है इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो भी 10 वोल्ट के बराबर रहेगा। इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट के बराबर होगा, क्योंकि पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं हुआ। तो जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ये वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो भी 10 वोल्ट देगा, या फिर ये कहिए कि हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? वो भी 10 वोल्ट के बराबर होगा। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 वोल्ट होगा। अब हम करंट कैसे निकालें? बहुत आसान हो गया। I इज इक्वल टू होता क्या है? I इज इक्वल टू होता है V डिवाइडेड बाई R के बराबर। अगर मैं पहले वाले के थ्रू करंट अगर I1 मानूं तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V तो देखिए 10 वोल्ट है, या फिर I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V, पोटेंशियल डिफरेंस V है उसके अक्रॉस, पहले वाले रजिस्टर के अक्रॉस, और उसका रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है उसका R1 के बराबर। तो विच इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, R1 की वैल्यू है 2, तो ये तो आ जाएगा 5 एम्पियर के बराबर। मतलब पहले वाले के पास जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अगर मैं दूसरे वाले के अक्रॉस करंट देखूं I2 की वैल्यू, ये कितना रहेगा? V डिवाइडेड बाई R2। पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे वाले के पास कितना है? V है, रेजिस्टेंस उसका कितना है? R2, तो V डिवाइडेड बाई R2। फिर से 10 डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू कितनी है? 5, विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर के बराबर। लास्ट I3 देखें कि 10 ओम वाले कितने में कितना जाएगा? दिस इज V डिवाइडेड बाई R3। V की वैल्यू कितनी? 10 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर के बराबर। इन तीनों करंट को ऐड करिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 इज 8। वही 8 एम्पियर करंट यहां से निकला, 8 एम्पियर करंट, और ये 8 एम्पियर करंट इन तीनों में डिवाइड होगा कितना? 5 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर, और ये फिर वापस 8 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन के करंट का क्वेश्चन करे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखें और क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में। चलिए नेक्स्ट टाइप देखें कॉम्प्लेक्स सर्किट का। कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें सीरीज का भी कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों देखने को मिलता है। मतलब उसमें सीरीज भी होगा, उसमें पैरेलल भी होगा।
अब उसको आपको कन्वर्ट करके सॉल्व करना रहेगा। इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी पड़ते हैं, एक दो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे बहुत इजी समझ आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। पहले तो आप पहचानिए कि कौन कौन सी चीज पैरेलल में है, कौन कौन सी चीज सीरीज में है, और किसके अक्रॉस आपको निकालना। आपको इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। किन दोनों पॉइंट के अक्रॉस? ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले इनके बीच की चीजों को देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे R1 और R2 है, R1 के जो दोनों एंड है वो इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है, और R2 के भी दोनों एंड्स इन दोनों पॉइंट से भी कनेक्टेड। हमने पैरेलल की डेफिनेशन देखी थी कि उसके रेजिस्टर्स के दोनों एंड, जितने भी रेजिस्टर्स के दोनों एंड अगर सेम पॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं, सेम दोनों एंड सेम पॉइंट हो, सेम हो मतलब पहले वाले का जो एंड पॉइंट्स हो वो भी यही हो और दूसरे वाले का भी यही हो, तो सारे रेजिस्टर्स कैसे होते हैं? सारे रेजिस्टर्स पैरेलल में कहना। तो ये दिख भी रहा है, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है, और ये दोनों भी कैसे हैं? पैरेलल है। तो इनके इक्विवेलेंट सर्किट बनाते जाइए। पहले इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से कि अगर मैं इन दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन या आर इक्विवेलेंट निकालूं, तो आर इक्विवेलेंट बनने के बाद जो सर्किट होगा वो देखिए कैसा हो जाएगा। जो सर्किट होगा आपके पास वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कुछ निकलेगा, उसको हम जैसे आर डैश बोल देते हैं, आर डैश। ये आपके पास पहले से 3 ओम है, ये 3 ओम है, R3 है ही, और इन दोनों का कुछ इक्विवेलेंट निकलेगा। उसकी जगह अगर मैं सिंपली एक लगा देता हूं, उसको मैं R डबल डैश बोल देता हूं, और फिर उसके बाद अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं तो बहुत आसान हो जाएगा। ये R डैश जो है ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों पैरेलल में। और ये R डबल डैश इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो कि ये दोनों क्या है? पैरेलल में। इन दोनों की जगह अगर मैंने सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा, और इन दोनों की जगह अगर मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जो कि इन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर होगा, तो बाद में क्या होगा? ये तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों एक सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तीनों कैसे हो जाएंगे? तीनों हो जाएंगे सीरीज में। सीरीज में हो जाएंगे तो अब की बार आप जो कनेक्शन कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक सिंगल रेजिस्टर लगा दिया बैटरी के अक्रॉस जो इन तीनों का ही क्या है? इक्विवेलेंट है, और उसको हमने बोल दिया आर इक्विवेलेंट के बराबर। तो फिर अगर आपको आर डैश निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे? आर डैश निकालना है क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल है, तो आप बोल सकते हैं कि 1 आर डैश जो होगा किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू 1 R1 प्लस 1 R2 के बराबर। इसी तरह निकलेगा ना आर डैश की वैल्यू। ये आर डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? वही, क्योंकि दोनों पैरेलल ही कनेक्टेड है, तो पैरेलल के थ्रू निकलेगा। तो 1 R डैश इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1 R डैश इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1/1, या फिर ये कहें कि R डैश की जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 1 ओम के बराबर आएगी, क्योंकि R डबल डैश विच इज इक्वल आल्सो इक्वल टू R डबल डैश, क्योंकि R4 और R5 ये दोनों भी 2 ओम है, तो उनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? वो भी 1 ओम ही निकलेगा। तो ये भी 2 ओम के थे तो इसका 1 ओम निकला, ये भी 2 ओम का है तो फिर इसका कितना निकलेगा? इसका भी 1 ही निकलेगा। तो अब ये तीनों रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 ओम, इसकी 3 ओम और इसकी भी 1 ओम, ये तीनों के तीनों कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। तो अब मुझे अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है तो R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? दिस इज इक्वल टू R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश, ये चीज। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 1। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 5 ओम के बराबर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल 3 रेजिस्टर्स, और कह सकते हैं इस कॉम्बिनेशन का। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द एमीटर रीडिंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। आपको एमीटर की रीडिंग निकालनी है जब सर्किट क्या हो? क्लोज हो, मतलब ये स्विच क्लोज हो, उस समय आपको एमीटर की रीडिंग निकालनी है। स्विच क्लोज मतलब सर्किट कंप्लीट है तो फिर करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा। देखिए करंट कैसे जाएगा? करंट यहां से पॉजिटिव साइड से निकलेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और वापस आके फिर वो यहां से आएगा। और ऐसा होता है कि जितना करंट बैटरी में से निकलता है उतना ही करंट वापस आता है। तो सिंपली आपको ये देखना है कि बैटरी में से कितना करंट रिलीज हो रहा है और बैटरी में से कितना करंट रिलीज होता है।
आई की वैल्यू कितनी होती है, वी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। इन सब का जो आर इक्विवेलेंट होगा वही क्या करेगा, करंट को बाहर निकालेगा, और जितना करंट निकालेगा उतना ही करंट वापस आएगा और उतनी ही एमीटर की रीडिंग रहेगी। तो करेंगे कैसे, चलिए वो देखते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक सा समझ तो आ नहीं रहा, फिर भी हम देख लेते, चलिए देखिए। सबसे पहले तो ये 3 ओम और ये 3 ओम एक ही लाइन में है, एक ही एंड से कनेक्टेड है। दोनों के ये वाले जो एंड है वो सेम पॉइंट तो है नहीं, अलग अलग पॉइंट है, पर ये साथ में कनेक्टेड है। सीरीज में क्या होता है, ये एक वाला जो एंड होता है ये वाला, ये फिर दूसरे से कनेक्टेड रहता है। यहां पर भी वही हो रहा है, ये वही है, ये फिर दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब R1 और R2 किस तरीके से कनेक्टेड है, R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है। जब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला जाएगा तो इक्विवेलेंट इन दोनों का कुछ ऐसा बन के आएगा ना, कि हमने बना दिया R3, और चाहे तो ऐसा बोल दीजिए कि ये कुछ ऐसा बन गया, ज़िगज़ैग ऐसा बन गया, ये आप इसको बोल दीजिए R डैश के बराबर। अब R डैश के देखिए, R डैश के दोनों एंड जो है वो इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है, और R3 के भी दोनों एंड इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है। मतलब R डैश और R3 फिर क्या हो जाएंगे, R डैश और R3 फिर हो जाएंगे पैरेलल में, पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे वैसी के वैसी रहेगा, अभी तो ये ऐसे कैसी रहेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, कोई चेंजेस। देन आफ्टर पहले हम R डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए R डैश कितना होगा, R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा ना, इसके बराबर, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो मतलब R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 6 ओम के बराबर। तो R डैश जो हो जाएगा वो तो 6 ओम के बराबर है। अब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल में, मतलब तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालूं तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। इसको बोल देते हैं R डबल डैश। R डबल डैश फिर कनेक्टेड है ये कुछ ऐसा R4 के साथ, और ये कुछ ऐसा R5 के साथ, और इस पर ये यहां पे बैटरी कनेक्टेड है, और ये आपका एमीटर है। तो अगर इसको सीधा किया जाए, ये वायर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा करें तो कुछ ऐसा लग रहा है ना, देखिए R4 फिर R डबल डैश फिर R5, और ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, ये तीनों बैटरी से कनेक्टेड है। मतलब ये तीनों क्या होगा, ये तीनों होगा सीरीज में। तो सिंपली आपको बहुत आसानी से निकल आएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आए समझ में। तो चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हमने R डैश तो निकाल दिया, R डैश। अब R डबल डैश निकालें। R डबल डैश कैसे निकालें, ये दोनों पैरेलल में है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R3 होगा ना, क्योंकि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। ये आपके पास R4 है और ये आपके पास R5। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट देखा जाए तो 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश की वैल्यू कितनी है 6, और R3 की वैल्यू कितनी है 3। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R डबल डैश जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये 6, 1 प्लस 2, तो ये हो गया 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, ये हुआ 2। मतलब R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम के बराबर। तो R डबल डैश हो गया 2 ओम के बराबर। अगर R डबल डैश 2 ओम के बराबर हो गया, तो अब मैं अगर R इक्विवेलेंट निकालना चाहूं, R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ये तीनों के तीनों कैसे हो गए सीरीज में, विच इज इक्वल टू R4 प्लस R डबल डैश प्लस R5 इसके बराबर। पहले पुट करिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R4 है आपके पास 0.5, R डबल डैश अभी आपने फाइंड करा 2, और ये भी आपके पास 0.5, 0.5 प्लस 0.5 तो हुआ 1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकल के आएगी दिस इज इक्वल टू 3 ओम के बराबर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम के बराबर निकल के आएगा। और देखिए अब हम करंट अगर फाइंड करें तो करंट क्या निकलेगा भैया, वेरी सिंपल, I इज इक्वल टू कितना होता है V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का 3, R इक्विवेलेंट कितना है 3 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो एमीटर की जो रीडिंग रहेगी, एमीटर की रीडिंग कितनी रहेगी, विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर के बराबर। ये एमीटर की रीडिंग आ जाएगी, नोट कर लीजिए।
एक और एग्जांपल देखें, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का। क्या दिया है, ये तो आपको सर्किट दिया हुआ है, R1 कितना है, R1 इज इक्वल टू 2 ओम। यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं अगर नहीं दिख रही हो तो। R1 इज इक्वल टू 2 ओम, ओके। R2 इज इक्वल टू 1 ओम, ओके। R3 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 ओम, ओके। R4 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 ओम, ओके। एंड R5 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 ओम के बराबर। और बैटरी जो है, बैटरी 9 वोल्ट के बराबर है, 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ओके। ये प्लस ये माइनस। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहले तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का। ऑल्सो फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल एट ईच रेजिस्टर। हर रेजिस्टर पे कितना करंट होगा, कितना पोटेंशियल होगा, ये फाइंड करना है। तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से पोटेंशियल, करंट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए देख लेते हैं। पहले तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R1 और R4 के केस में देखा जाए तो आपको नहीं समझ आएगा कि ये सीरीज में, आप कहोगे सीरीज में, सीरीज में नहीं है। सीरीज में क्या होता है कि ये वाला जो एंड है वो दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अब ये जो एंड है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता ना, कुछ ऐसा होता ये सीधा, तब तो R1 और R4 सीरीज में हो जाते। लेकिन अभी वाले केस में ये दोनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि ये जंक्शन टाइप का बन गया। जंक्शन के केस में करंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सीरीज की पहली शर्त यही रहती है कि वो जो करंट रहता है, जितने भी रेजिस्टर सीरीज में रहते हैं उनके पास करंट सेम जाता है। तो अगर इसके पास कुछ करंट जाएगा, उतना ही करंट ये R4 के पास नहीं जाएगा। अगर उतना ही करंट जा रहा होता तो फिर तो बात थी। ये जो करंट जाएगा यहाँ से, फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए R1 और R4 सीरीज में नहीं रहेंगे। अब क्या करें, सिमिलर केस R4 और R5 के केस में भी है। तो मतलब सीरीज का केस तो अभी फिलहाल में बनेगा। और देखिए R1, R2, R3 और R4, ये तीनों के जो एंड पॉइंट्स है वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। हाँ, ये दो ऐसे सेम पॉइंट्स है जिनसे क्या है, ये दो ऐसे सेम पॉइंट से एंड पॉइंट्स, ये भी कही कि दोनों एंड जो पॉइंट्स हैं वो R2, R3 और R4 तीनों उन्हीं एंड पॉइंट से कनेक्टेड है। तो मतलब ये कैसे हो गए, ये तीनों के तीनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हो जाएंगे तो पैरेलल कंडीशन फिर कैसा बन जाएगा, सर्किट कैसा बन जाएगा आपके पास। सर्किट आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपके पास R1, ये एक और सर्किट विच इज R डैश। R डैश क्या होगा, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा। उसके बाद फिर आपके पास ये एक और R5, और यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 9 वोल्ट की। उसके बाद अब ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि 9 वोल्ट से बैटरी से R1 में जितना करंट जाएगा उतना ही R डैश में जाएगा और उतना ही R5 में जाएगा। तो अब ये सीरीज में हो जाएंगे। यहां से फिर हम सीरीज का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो फिलहाल में पहले हम R डैश की वैल्यू निकालें, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है तो 1/R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला वाइज लिख देते हैं, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 के बराबर। ओके, तो ये आपके पास 1/R डैश की जो वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1/R2 कितना है, 1/1 प्लस 1/R3 1/2 प्लस 1/3 इसके बराबर। एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6, मतलब 1/R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 6, ये 6 1 जा 6, 3 2 जा 6 तो 3 आएगा, और 3 2 जा तो ये 2 आ जाएगा, 3 2 5 5 6 11, दिस इज इक्वल टू 11/6। मतलब R डैश की जो वैल्यू आएगी, रेसिप्रोकल कर दीजिए, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, 6/11 ओम के बराबर। ये आपके पास R डैश की वैल्यू आई। अब क्या होगा, अब R इक्विवेलेंट जो रहेगा, R इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, एक सिंगल रेजिस्टर जो कि उतना ही करंट निकालेगा बैटरी में से, ये जितने सारे मिलके निकाल रहे हैं। मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R डैश प्लस R5 के बराबर। अब वैल्यूज रख लीजिए, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6/11 और प्लस 2, तो ये तो 2 और 2 4 हुआ, मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस 6/11। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 11, 11 4 जा 44 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 50/11 ओम के बराबर। तो ये तो इक्विवेलेंट करंट निकलेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा इन सारे रेजिस्टर्स का, इक्विवेलेंट रेजिस्टर। अब आपको पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर।
पोटेंशियल और करंट निकालने से पहले हम ये तो निकाल लें कि बैटरी में से करंट कितना निकल रहा है। बैटरी में से कितना करंट निकलेगा, बैटरी में से करंट कितना निकलेगा, I इज इक्वल टू कितना होता है, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, हमेशा R इक्विवेलेंट ही रहता है। जो बैटरी में से करंट निकलेगा यहाँ पे हमेशा R इक्विवेलेंट ही आएगा। समझ गए होंगे, हमको कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 50 अपॉन 11, तो ये ऊपर जाएगा तो विच इज इक्वल टू 11 9 या 99 डिवाइडेड बाई 50 एम्पियर के बराबर। तो इतना, ये तो वो करंट होगा जो कि बैटरी रिलीज कर रहे हो। अब हम हर सर्किट, हर रेजिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और करंट निकालेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए। हम बैकवर्ड जाते हैं, बैकवर्ड मतलब 9 वोल्ट अगर बैटरी है तो आर इक्विवेलेंट में जो करंट जाएगा, करंट कितना जाएगा 99 अपॉन 50 एम्पियर, अगर एक सिंगल रेजिस्टर कनेक्टेड होता तो। और इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट के अक्रॉस, 9 वोल्ट के बराबर, इतना ही रहेगा। उससे ऊपर जाए मतलब R1, R' और R5। R1 ये है, R' इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और R5 ये है। और बैटरी जो कनेक्टेड है वो 9 वोल्ट कनेक्टेड है। अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट माना जाए, जैसे ये वाला केस है, इन तीनों का इक्विवेलेंट R' है, ये R1 और ये R5, तो ये तीनों के तीनों सीरीज में है। और सीरीज में करंट तो सेम जाता है पर पोटेंशियल जो जाता है वो अलग अलग रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो अगर मैं R1 के अक्रॉस बात करना चाहूं, R1 के अक्रॉस, R1 के अक्रॉस जो करंट जाएगा I इज इक्वल टू कितना जाएगा, यही जाएगा 99 अपॉन 50 एम्पियर। ये 99 अपॉन 50 को मैं अप्रोक्सीमेटली 2 एम्पियर बोल दूं, एक ही तो कम है, 100 अपॉन 50 कितना हो जाता है 2 एम्पियर के बराबर, तो इसको मैं 2 एम्पियर बोल देता। तो करंट जो जाएगा R1 के अक्रॉस वो कितना जाएगा, वो तो 2 एम्पियर ही जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है I इंटू R बाई ओम्स लॉ। सारी जो वैल्यूज आती है वो ओम्स लॉ के थ्रू ही आती है, बहुत अच्छी बात। V इज इक्वल टू I इंटू R, I कितना है, I इज 2, हाउ मच इज R, R इज 2 ओम, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू रहेगी V इज इक्वल टू 4 वोल्ट के बराबर और I इज इक्वल टू रहेगा 2 एम्पियर के बराबर, ये इसके अक्रॉस जाएगा। अब इतना ही करंट 2 एम्पियर कहां जाएगा, R डैश में जाएगा, लेकिन ये जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इन तीनों में कैसा रहेगा उसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। अब अपन आते हैं इस वाले रेजिस्टर पे, करंट वापस आएगा, वापस करंट आएगा, यहां से भी आएगा, दोनों जगह से, यहां से भी आएगा और दोनों मिलके यहां पर आएगा। अब क्या होता है, जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना ही करंट बैटरी में वापस आता है। मतलब अगर 2 एम्पियर करंट यहां से निकला था तो 2 एम्पियर करंट यहां पर आएगा, तो 2 एम्पियर करंट ही 5 ओम ये R5 में जाएगा ना। तो R5 के लिए पहले हम निकाल लेते हैं, पहले R5 का केस निकालें। इसके पास करंट कितना जाएगा, इसके पास करंट जाएगा 2 एम्पियर के बराबर। एंड हाउ मच इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी 2 है, 2 I करंट 2 जा रहा है और R की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम विच इज इक्वल टू 4 वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अब R डैश आखिरी केस देखते हैं, इसके अक्रॉस, ये पैरेलल के अक्रॉस, पैरेलल में तीनों चीजों के अक्रॉस कितना करंट और पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अब क्योंकि तीनों ही कनेक्टेड कैसे हैं, तीनों पैरेलली कनेक्टेड है और पैरेलली कनेक्टेड है तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको मैं V डैश बोल देता हूं, वो बराबर रहेगा। बराबर रहेगा क्यों, क्योंकि पोटेंशियल की पैरेलल की कंडीशन यही रहती है कि तीनों के अक्रॉस जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड होते हैं उन सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहता है, सेम रहता है। तो इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और कितना रहेगा 9 वोल्ट। 9 वोल्ट रहेगा, नहीं रहेगा 9 वोल्ट। पिछली बार हमने जब बात करी थी कि ये लाइन आपका है, अगर बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं पड़ रहा तो 9 वोल्ट अगर यहां पर है तो 9 वोल्ट यहां पर है। लेकिन देखिए जब आप इसके एंड तक पहुंच रहे हैं उससे पहले एक रेजिस्टेंस आ गया, इसके ये एंड तक पहुंच रहे हैं तो उससे पहले एक रेजिस्टेंस आ गया, मतलब यहां पर भी पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है और यहां पर भी पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। और कितना कितना हो रहा है, देखिए 4-4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, मतलब टोटल 8 वोल्ट का ड्रॉप हो चुका। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 1 वोल्ट के बराबर, क्योंकि टोटल कितना है 9 वोल्ट है,
4 वोल्ट इसके पास, 4 वोल्ट इसके पास, तो इस गरीब के पास बचा क्या, 1 वोल्ट। फिर भी हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मेरे को निकालना है कि इस V डैश की वैल्यू कितनी है, V डैश की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो V डैश इज इक्वल टू कितना होगा, I, करंट कितना जा रहा है इसके पास, करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है 2 एम्पियर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, आई इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई इंटू आर डैश की अगर बात की जाए, लेकिन इन तीनों के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर डैश। मैं खाली अकेले इसका 3 ओम या 2 ओम या 1 ओम नहीं ले सकता, अगर मेरे को इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इन तीनों के अक्रॉस करंट कितना गया मल्टीप्लाइड बाय इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उससे मुझे ये पता चलेगा कि इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 6/11, करंट था आपके पास 2 एम्पियर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था इस 6/11 विच इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 12/11, अप्रोक्सीमेटली ये 1 वोल्ट ही है, अप्रोक्सीमेटली, ये मत समझिए कि ये ज्यादा हो रहा है, एक्चुअल में ये 2 एम्पियर है, 2 वोल्ट नहीं था, 2 से थोड़ी कम वैल्यू थी, 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू थी, पर हमने अप्रोक्सीमेट 2 मान दिया था, करंट 2 एम्पियर तो था नहीं, कुछ अलग था, तो इसी वजह से अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट ही है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इनके अक्रॉस कितना रहेगा, 12/11 वोल्ट के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट टू बी 12/11 वोल्ट के बराबर। या फिर डायरेक्टली हम एक काम करते हैं कि 12/11 को भी अपन 1 वोल्ट ही बोल दें, 1 वोल्ट ही बोल देते हैं, कौन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। एक्चुअल कैलकुलेशन करनी है तो 12/11 लेना, लेकिन फिर 99/50 भी लेना, ठीक है, फिर वैसा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस तो ये रहेगा। अब हमने करंट निकाला था, करंट निकाला था, तो देखिए आई करंट तो ये गया, अब मैं करंट को डिवाइड कर देता हूं, मान लीजिए ये I1 करंट गया, I1 में से I2 इधर चला गया और I3 इधर चला गया, I2 I3 इधर चला गया और यहां पे I4 गया, I4 मतलब R4 के अक्रॉस I4 गया है ना, R2 के अक्रॉस इसको I2 बोल देते हैं, इसको I2 बोल देते हैं और इसको I3 बोल देते हैं, इसको I3 बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं। चलिए ठीक है, तो अगर मैं करंट निकालना चाहूं, करंट देखिए करंट निकालना बहुत इजी है, अगर मैं I2 की वैल्यू निकालना चाहूं, I2 किसके अक्रॉस है, जो कि R2 के अक्रॉस है, I2 की वैल्यू, I2 कैसे निकलेगा, I2 निकलेगा I इज इक्वल टू कितना होता है, V डिवाइडेड बाई R के बराबर। अब V कौन सा, V कौन सा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो इन तीनों के अक्रॉस, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, या फिर V डैश अपॉन उसका रेजिस्टेंस R2, तो ये कितना हो जाएगा, V डैश की वैल्यू है 1, R2 की भी वैल्यू है 1, तो विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर के बराबर। ये करंट जाएगा किसके पास, इसके पास, आउट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर सिर्फ R2 के पास चला गया। अब I3 की बात करें, I3 किसके अक्रॉस है, R3 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस, तो इसके करंट कैसे निकलेगा, V डैश, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस कितना है, V डैश डिवाइडेड बाई R3। अब V डैश की वैल्यू तो 1 है, R3 कितना है, R3 इज 2 ओम, तो इसके पास करंट जाएगा 1/2 एम्पियर के बराबर। ओके, अब मैं करंट निकालना चाहूं R4 के अक्रॉस, मतलब I4 की अगर वैल्यू निकालूं, I4 विच इज अगेन इक्वल टू V डैश डिवाइडेड बाय R4, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस R4 है, V4 है और रेजिस्टेंस R4 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर के बराबर। तो ये तीनों मिलके जो करंट जाएगा, यही करंट कहां चला जाएगा, ये इन तीनों के अक्रॉस करंट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल ही चुके तीनों के अक्रॉस। तो ये सारी कैलकुलेशंस आएंगी इन चीजों की। तो आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, कहां पे करंट किस तरीके से जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज का अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।